हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MKH। आई एम स्नेहा सिंगाठिया। जैसा कि आप जानते हैं कि मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट की ये हमारी 6th वीडियो है। इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालना सीखा था और उसका फर्स्ट मेथड हमने किया भी था। चलिए यहाँ पर हम इसका सेकंड मेथड करते हैं। फर्स्ट मेथड हमारा बिल्कुल सिंपल था, जिसके अंदर हम ये देखते थे कि जो भी मैट्रिक्स है क्या वो वैनिश होती है, उसका जो डिटर्मिनेंट है वो वैनिश होता है। अगर वो वैनिश हो जाता है तो हम उसका नेक्स्ट माइनर देखते थे। जहाँ तक हमारा माइनर वैनिश होता जाता है वहाँ तक हम चलते हैं और एक भी माइनर हमें वो मिल गया जो वैनिश नहीं होता, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर माइनर का ऑर्डर ही उस मैट्रिक्स का रैंक होने वाला था। चलिए और मेथड्स हम इसके देखते हैं। सेकंड हमारा मेथड है जी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड जो है इसके अंदर हम क्या करते हैं जी, या तो पूरी की पूरी कोई रो या फिर पूरा का पूरा कोई जी कॉलम, ठीक है जी, पूरी की पूरी रो या पूरा का पूरा कॉलम जो है वो हम उसे पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशंस करके, जो हमारी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस होती थी 6 टाइप्स की, वो करके हम एक पूरी की पूरी रो या पूरा का पूरा कॉलम उसे हम जीरो बना लेते थे, ठीक है। तो चलिए एक एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं इसको। सबसे पहले हम एक मैट्रिक्स ले रहे हैं। हमारे पास एक मैट्रिक्स है जी 1 3 2 4 6 5। ये मान लीजिए हमने 3 ले लिया, 3 5 4, ठीक है जी। ये हमारी एक मैट्रिक्स है नॉर्मल सी। इस पर हम कुछ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस लगाते हैं कि कुछ इस टाइप से कि हमारी कोई एक रो या एक पूरा का पूरा कोई कॉलम हमारा क्या हो जाए जी, जीरो हो जाए, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं हमारी थर्ड रो जो है वो जीरो बन जाए। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ट्रांसफॉर्मेशंस लगाते हैं कि R2 को हम बनाते हैं जी R2 माइनस 4R1, ठीक है। ऐसा करेंगे तो आई थिंक हमारी यहाँ पर जो है ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले एक और हम यही चेंज कर लेते हैं ट्रांसफॉर्मेशन की, R3 में चेंज करते हैं हम R3 माइनस 3R1, ठीक है। तो ये ऐसा करते हैं, हमारे पास 2 जीरोस हमें मिल जाएंगी। तो चलिए देखते हैं। जैसे ही हमने ये किया तो देखिएगा सिंपली हमारे पास क्या मिलेगा हमें। फर्स्ट रो तो हमारी एज इट इज़ है। सेकेंड रो में हम 4R1 माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो 4 माइनस 4 ये हो जाएगा 0, और यहाँ पर 6 माइनस 12, क्योंकि R1 में 3 है तो 6 माइनस 12 तो ये हो जाएगा जी माइनस ऑफ 6। एंड नेक्स्ट हमारा 5 माइनस 4 इंटू 2, यानी कि ये हो जाएगा जी 8, 5 माइनस 8 ये हो जाएगा जी माइनस 3, ठीक है। इस टाइप से जब हम R3 पर क्या लगाएंगे जी, R3 माइनस 3R1 तो ये हमारा 0 हो जाएगा। ये हमारा 5 माइनस ये हो जाएगा जी हमारा 3 इंटू 3 9, ओके। तो ये हो जाएगा जी हमारा माइनस का 4, और ये हमारा हो जाएगा 4 माइनस 6 तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 2, ठीक है। सो इतना करने के बाद अब हम एक ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं। थोड़ा सा हमें क्लियरली देखने को मिल रहा है यहाँ पर, देखिए इसे आगे बढ़ाते हैं हम, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम कोई एक पर्टिकुलर रो को या पर्टिकुलर कॉलम को जीरो बनाना चाहते हैं, तो R3 में हम चेंज करते हैं जी कि R3 को हम -2 से डिवाइड कर देते हैं, और एक हम चेंज करते हैं कि हम R2 को डिवाइड कर देते हैं R2 अपॉन -3 से, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या बन जाएगी, देखिएगा। जैसे ही हम इसको चेंज करते हैं तो R3 में हमने क्या किया, R3 को हमने 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये हो जाएगा 1 0 3 2 -6 -3, ठीक है जी। चलिए R2 में पहले कर लेते हैं। तो R2 में हमने क्या चेंज किया है, R2 को हमने, जो हमारी ये R2 थी, इस R2 में हमने डिवाइड कर दिया इसको -3 से, तो ये हो जाएगा जी 0, और ये हो जाएगा जी 2, और ये हो जाएगा जी 1, ओके। नेक्स्टली जब हम इसे हम -2 से डिवाइड करेंगे तो ये भी सेम हो जाएगा 0 2 एंड 1। अब हमें सिंपली ये करना है कि R3 को क्या बना देना है, R3 को हमने R3 माइनस R2 जैसे ही हम कर देंगे तो ये हमारे पास कुछ इस टाइप से बन जाएगी जी 1 3 2 0 2 1, और ये हो जाएगी हमारी सारी की सारी 0। जैसे ही 0 होगी तो हम इसे काट देंगे, ठीक है। जैसे ही हम काट देंगे अब हम इसके माइनर्स लेने वाले हैं। इसका कोई भी माइनर लो और देखें, हमें ये देखना है कि वो माइनर वैनिश तो नहीं होता है, ठीक है। तो एक कोई भी माइनर हम करते हैं, पिक अ माइनर, ठीक है। एक माइनर हमने पिक किया यहाँ से 1 3 0 2, ठीक है। जैसे ही हमने पिक किया तो ये हमारा आ रहा है जी 2 -3, ठीक है। 2 -3, तो बेसिकली ये जो भी है ये 0 के इक्वल तो नहीं आ रहा, 0 के इक्वल नहीं है, तो इसी का जो रैंक होगा, यानी कि इसी का जो ऑर्डर होगा एक्चुअली वही हमारी मैट्रिक्स का क्या हो जाएगा जी, रैंक हो जाएगा। तो ये चीज़ हमने क्लियर कर ली है। चलिए अब देखते हैं।
सो ये हमारा मेथड था जी, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस करके हमने कोई एक रो या एक कॉलम को जीरो बना लिया। फिर जो इसकी सब मैट्रिक्सेस थी यानी कि जो माइनर थे उनको चेक किया, जो माइनर वैनिश नहीं हो रहा उसी का ऑर्डर हमारा क्या हो जाएगा जी, मैट्रिक्स की रैंक हो जाएगी। अब देखते हैं हमारा नॉर्मल मेथड। नॉर्मल मेथड हमें कहते हैं कि आप पर्टिकुलर किसी भी मैट्रिक्स को इसी टाइप में ले आए, ठीक है, ये जीरो बना दें, ये जीरो बना दें, ये जीरो बना दें, ठीक है जी। अगर हमने इस टाइप से जीरो बना दिया तो ये हमारी जिस ऑर्डर की होगी वही हमारा रैंक हो जाएगा। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन और ये बिल्कुल लगभग सेम ही है, ठीक है। अब हमारा इंपॉर्टेंट मेथड जो है नेक्स्ट है जी हमारा एक्लन फॉर्म मेथड। तो एक्लन फॉर्म मेथड हम करते हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक्लन फॉर्म मेथड समझने से पहले देखिए, मेथड हम अप्लाई तभी कर सकते हैं जब हमें सबसे पहले ये पता हो कि एक्लन फॉर्म होती क्या है, ठीक है। तो जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हैं यहाँ पर वो हम थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि जी एक्लन फॉर्म के अंदर एक वर्ड आता है जिसे हम कहते हैं लीडिंग एलिमेंट, माफ़ कीजिएगा, लीडिंग एलिमेंट। तो लीडिंग एलिमेंट क्या होता है? देखिए, लीडिंग एलिमेंट होता है कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स है, ठीक है, उस मैट्रिक्स में कोई भी हमारी रो है, रो का फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट होगा वो हमारा लीडिंग एलिमेंट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एग्जांपल है जी, इस टाइप से हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर R1 का हमारा लीडिंग एलिमेंट हो जाएगा जो हमारा फर्स्ट नॉन जीरो नंबर होगा रो 1 का, ठीक है। R2 का हमारा फर्स्ट लीडिंग एलिमेंट हो जाएगा ये, क्योंकि फर्स्ट नॉन जीरो नंबर तो यही है, ठीक है। और R3 का लीडिंग एलिमेंट हो जाएगा हमारा 1, क्योंकि जैसे हम चलेंगे तो सबसे पहले मिलने वाला हमें नॉन जीरो नंबर यही है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं जी नेक्स्ट। ओके, सो लीडिंग एलिमेंट हमें पता चल गया जी, लीडिंग एलिमेंट होगा फर्स्ट नॉन जीरो नंबर ऑफ द पर्टिकुलर रो, ठीक है। जहां से रो स्टार्ट हो मींस जो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट हो, लाइन का सबसे पहला नॉन जीरो एलिमेंट वही होगा जी लीडिंग एलिमेंट, ठीक है। अब देखते हैं जी रो एक्लन मेथड, क्योंकि रो के लिए हमने स्टार्ट किया तो रो एक्लन मेथड करते हैं। और आपको एक चीज़ समझ लें, रो एक्लन मेथड समझ लें तो रो एक्लन लगा सकते हैं, कॉलम एक्लन भी हम लगा सकते हैं। तो बेसिकली तो हम रो से स्टार्ट करेंगे, रो मेथड ईजी रहता है, ठीक है। चलिए, सो रो एक्लन मेथड हम समझते हैं। उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि भाई एक्लन फॉर्म होती क्या है, ठीक है, एक्लन फॉर्म होती क्या है। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, सबसे पहला रूल इसका क्या है कि जितनी भी आपकी जीरो रोज हैं, यानी कि वो रो जिसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स जीरो हैं, वो होनी चाहिए जी हमारी एट बॉटम, ठीक है। उसे आप बॉटम में लेकर के जाए, सबसे नीचे की लाइन में, सबसे नीचे की रो में वो होनी चाहिए जीरो रो, ठीक है। सेकेंड है जी, जो भी हमारा प्लेस है, प्लेस ऑफ लीडिंग एलिमेंट, प्लेस ऑफ लीडिंग एलिमेंट, लीडिंग एलिमेंट हम जानते हैं फर्स्ट नॉन जीरो नंबर ऑफ द पर्टिकुलर रो, ठीक है। वो हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। इंक्रीजिंग ऑर्डर में इन द सेंस, यानी कि जैसे इसको हम थोड़ा सा समझेंगे कि कैसे हमारा जो फर्स्ट नॉन जीरो यानी लीडिंग एलिमेंट है वो कैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, ठीक है। ये होना चाहिए जी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 0 1 2 0 0 2 0 0 0। तो यहाँ पर देखिए हमारा फर्स्ट लीडिंग एलिमेंट इस प्लेस पे आ रहा है, कौन सी जगह पे है जी, सेकंड प्लेस पे। इस रो का फर्स्ट लीडिंग एलिमेंट थर्ड प्लेस पे आ रहा है, ठीक है। तो ये जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है। बाई चांस यहाँ पर मान लीजिए एक एग्जांपल हम ऐसा ले लेते हैं कि बाई चांस इस रो में यहाँ पर मान लीजिए कोई एलिमेंट आ जाता, ठीक है। तो अब थर्ड रो का हमारा जो लीडिंग एलिमेंट है वो तो हमारा फर्स्ट नंबर पे आ जाता, तो ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर तो टूट जाता, ठीक है। तो इस केस में ये एक्लन फॉर्म में नहीं होगा, यानी कि जितने भी प्लेस ऑफ लीडिंग एलिमेंट्स है ना वो क्या होने चाहिए जी, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। यानी कि आपको इस प्लेस पे अगर कोई लीडिंग एलिमेंट फर्स्ट रो में मिल गया तो सेकंड रो का लीडिंग एलिमेंट या इसके बराबर हो सकता है या फिर थोड़ा सा आगे होना चाहिए, इससे पहले नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम यहाँ पर, जैसे 2-3 हम एग्जाम्पल लिख रहे हैं, उन एग्जाम्पल्स में से हम चेक करेंगे कि कौन सा हमारा जो है लीडिंग एलिमेंट्स के लिए पर्टिकुलर कौन सी जो हमारी है एक्लन फॉर्म में है, कौन सी नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पर 5 9 6 0 1 4 0 2 0, ठीक है। एक और हम एग्जाम्पल ले लेते हैं जी 2 4 6 7 8 0 0 0 2 4, ठीक है जी, 0 0 4 3 5। और एग्जाम्पल ले लेते हैं जैसे 7 8 16 4 6 4 0 2 0। तो देखिए सिंपल सी बात,
इस एग्जाम्पल में देखते हैं फर्स्ट लीडिंग एलिमेंट हमारा फर्स्ट प्लेस पे है, सेकंड ये लीडिंग एलिमेंट ये लीडिंग एलिमेंट इसमें ये है थर्ड रो में, ठीक है। तो जैसे ही हम जाने तो हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिल रही है, ठीक है, यानी ये फर्स्ट प्लेस पे है, ये सेकंड प्लेस पे है, दोनों कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल हो सकता है, लेकिन 2 जो है वो फर्स्ट प्लेस पे वापस से नहीं आना चाहिए, ठीक है। इसी टाइप से यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में था, लेकिन यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर टूट गया क्योंकि ये इधर आ गया, ठीक है जी, ये 4 इधर आ गया, ठीक है। ये फर्स्ट प्लेस पे था और ये हमारा फोर्थ प्लेस पे था, लेकिन ये हमारा थर्ड प्लेस पे आ गया, तो ये एक्लन फॉर्म में नहीं होगी। अब एक्लन फॉर्म में नहीं है तो ट्रांसफॉर्मेशंस करके हम इसे एक्लन फॉर्म में लाएंगे, यानी कि प्लेस ऑफ लीडिंग एलिमेंट को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लाएंगे, यानी कि इसको हम रो 2 बना देंगे और इसको हम रो 3 बना देंगे, तो हमारी ये एक्लन फॉर्म में आ जाएगी। इसी टाइप से इसका एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर ये फर्स्ट लीडिंग एलिमेंट ये रहा, ये फर्स्ट लीडिंग एलिमेंट, ये फर्स्ट लीडिंग एलिमेंट, ये बराबर है, कोई टेंशन नहीं है, और यहाँ पे भी इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है, इक्वल हो सकते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये होना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों, ये तो कंडीशन सेटिस्फाई करती है, लेकिन ये वाली हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती थी, ठीक है जी। तो 2 कंडीशन होती है एक्लन फॉर्म के लिए। बेसिकली सबसे पहले तो जितनी भी 0 रोज है वो बॉटम में होनी चाहिए, और प्लेस ऑफ लीडिंग एलिमेंट्स हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, ठीक है जी। अगर ऐसा होता है तो वो हमारी एक्लन फॉर्म में है, एक्लन फॉर्म में आ गई। अब हम चलते हैं जी आगे, तो सिंपल सी बात है। एक और चीज़ हम यहाँ पे देख लेते हैं, जब एक्लन फॉर्म की बात चली रही है, ठीक है जी, तो जो एक्लन फॉर्म होती है, एक्लन फॉर्म के अंदर जो 0 रोज होती हैं, जितने भी 0 रोज हैं उन्हें हम कहते हैं जी डिपेंडेंट रोज, उसे हम कहते हैं डिपेंडेंट रोज, ठीक है जी। और जो हमारी नॉन ज़ीरो रोज है, नॉन ज़ीरो रोज, उन्हें हम कहते हैं जी इंडिपेंडेंट रोज, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर होगी। तो एक्लन फॉर्म में 0 रोज को हम डिपेंडेंट रोज कहते हैं, नॉन ज़ीरोस को इंडिपेंडेंट रोज कहते हैं, ठीक है। ये बेसिक सा सिंपल सा था। और एक और चीज़ है कि जो हमारी ज़ीरो मैट्रिक्स होती है, ठीक है, जो हमारी ज़ीरो मैट्रिक्स होती है, ज़ीरो मैट्रिक्स में हम क्योंकि कोई लीडिंग एलिमेंट होता ही नहीं है, तो इसे हम ऑलरेडी एक्लन फॉर्म में मानते हैं कि ज़ीरो मैट्रिक्स तो हमारी एक्लन फॉर्म में होती ही होती है, ठीक है। एंड इफ़ ए नॉट इक्वल टू 0, यानी वो ज़ीरो मैट्रिक्स नहीं है, तब हमारी 2 कंडीशन होती है। एक तो 0 रोज सारी की सारी एट बॉटम होनी चाहिए, और प्लेस ऑफ लीडिंग एलिमेंट्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, ओके। अब जैसे ही हमारी कोई भी जो हमारी मैट्रिक्स है वो एक्लन फॉर्म में लगा ली, एक्लन फॉर्म में लगाते ही हमारा आंसर आ जाना है, ठीक है जी। अब देखिए, अब मेथड हम देखते हैं कि एक्चुअल में मेथड है क्या, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर ये मेथड हमें क्या कहता है। थर्ड स्टेप, पहला हमने चेक कर लिया कि वो किस टाइप से है, और दूसरा हमने उसे एक्लन फॉर्म में बना लिया। अगर वो नहीं है तो ट्रांसफॉर्मेशंस करके हम उसे एक्लन फॉर्म में बना सकते हैं, ठीक है जी। अब एक्लन फॉर्म में आ गया तो एक्लन फॉर्म में आते ही हमें डायरेक्टली हमें क्या मिल जाएगी जी, डायरेक्टली हमें रैंक मिल जाएगी, ठीक है। रैंक कैसे मिलेगी वो देखिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल है 7 8 16 0 4 5 0 0 7, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी कि इसकी रैंक कितनी है जी, 3 है, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर ये 7 ना होकर के 0 होता, ठीक है, 0 है तो ये तो रो कैंसिल हो गई, और ये यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है जहाँ तक चले, तो ये हो गया जी रो ऑफ ए, ये हो गया जी 2 रैंक, ठीक है। सो बेसिकली अगर वो हमारी एक्लन फॉर्म में नहीं होती है, देन हम उसे एक्लन फॉर्म में बनाते हैं, ठीक है जी। कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस करके हम एक्लन फॉर्म में बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं, एक बेसिक लेवल एग्जांपल, सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक एग्जांपल है, जैसे 1 -2 -1 4 2 -4 3 5 -1 2 6 -7। अब ऐसी मैट्रिक्स आ गई, हमें इसके बारे में कुछ भी आइडिया अभी तक नहीं है, ठीक है जी। अब इसे हम क्या करते हैं, इस पर ट्रांसफॉर्मेशंस लगाते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन इस टाइप से लगाते हैं कि हम काफ़ी चीज़ें ज़ीरो बनाने की कोशिश करते हैं। ज़ीरो बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है कि बेसिकली जब हम R3 को कुछ इस टाइप से चेंज करते हैं कि R1 प्लस अगर हम R3 कर दें तो ये दोनों रोज को हम एडिशन करेंगे, तो बेसिकली काफ़ी सारी चीज़ें हमारे पास ज़ीरो हो जाएंगी, जैसा कि हमें देखने में मिल रहा है। R1 तो हमारी एज इट इज़ रहेगी 1 -2 -1 4, R2 भी हमारी एज इट इज़ रहेगी दिस वन, R3 हमारी ये 0 हो जाएगा, और ये भी हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है जी। और यहाँ पर ये हमारा 5 हो जाएगा, और ये यहाँ पर हमारा जी -3 हो जाएगा, ठीक है। और चीज़ें कर लेते हैं, जैसे और कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस लगा देते हैं। जैसे इसके बाद हम ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं रो 2 में। रो 2 में हम क्या कर रहे हैं जी, R2 -2 R1 कर रहे हैं, ठीक है। इसे भी 0 बना सकते हैं अपने, तो बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए, सिंपली रो 2 में किया है तो बाकी सारे तो एलिमेंट्स तो सेम ही रहेंगे जी, 0 0 5 -3, ठीक है। अब हम देखते हैं रो 2,
ठीक है। रो 2 के लिए हम क्या करेंगे, 2 में से 2r1 माइनस कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 0, ठीक है जी। और ये भी हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा 5 एंड ये हो जाएगा जी हमारा -3, ठीक है। तो जैसे ये हो गया, अब इसके बाद देखिए और भी अपने लगा सकते हैं, क्योंकि हमें देखने को मिल रहा है कि ये दोनों रोज सेम आ चुकी हैं, तो हम इनमें से माइनस कर देते हैं एक को, ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं। हमने R3 को क्या चेंज किया जी, R2 में से R3 को डायरेक्टली माइनस कर दिया, ठीक है। जैसे ही हम ये करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी जी कुछ इस टाइप से, 1 -2 -1 4 0 0 5 -3 और ये सारी की सारी 0 हो जाएगी, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, एक रो हमारी 0 हो चुकी है और यहाँ पर हमारा फर्स्ट लीडिंग एलिमेंट ये है, फर्स्ट लीडिंग एलिमेंट ये है, तो ये सारे के सारे कैसे हैं जी, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो ऐसा करने के बाद सेकेंड रो तक हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिल रहा है, थर्ड रो हमारी 0 है, इसलिए इस मैट्रिक्स की रैंक हमारी 2 हो जाएगी, ठीक है जी। इस मैट्रिक्स की रैंक हमारी 2 हो जाएगी। आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, पहले वाले मेथड से करेंगे तो भी हमारा ये हो जाएगा, ठीक है जी। इसके अंदर आप बेसिकली जो भी आपके माइनर्स आप ले सकते हैं 2/2 के, ठीक है, वो माइनर्स लेके देखेंगे तो माइनर्स इसमें डेफिनेटली वैनिश नहीं होंगे, ठीक है। तो वैनिश नहीं होंगे तो आपकी रैंक 2 आ जाएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड भी ऑलमोस्ट सिमिलर सा है। तो एक्लन फॉर्म, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, या जो सिंपली हमने स्टार्टिंग में मेथड किया था, ठीक है जी, जिसमें हम माइनर्स देख रहे थे, जैसे ही आप इसका करेंगे तो ये वैनिश हो जाएगा, डेफिनेटली वैनिश हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें अपने माइनर ले भी नहीं सकते, माइनर कैसे लेंगे, इसमें 3/3 का लेंगे, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है। और हमें पता है डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है, ठीक है। तो 3/3 के माइनस लेंगे तो वो वैनिश होंगे, फिर हम 2/2 के सभी लेकर के देखेंगे तो वो मेथड काफ़ी हार्ड हो जाता है। तो इसके लिए हम एक्लन फॉर्म मेथड या जो हमारा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड है वो इस पर्टिकुलर टाइप की मैट्रिक्स के लिए लगाएंगे, इसकी रैंक फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है जी। तो इसकी रैंक हमने फाइंड आउट करना सीख लिया है। अब हम देखते हैं रैंक के बारे में कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, कि जीरो मैट्रिक्स की रैंक हमेशा कैसी होती है, 0 होती है, तो हमने पहले भी देख लिया था, ठीक है जी। और कुछ चीज़ें हैं जो हम देख लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जो भी आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, मान लीजिए n ऑर्डर की है तो इसका रैंक n हो जाएगा, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का रैंक उसके ऑर्डर के बराबर होता है, ठीक है जी। और कोई भी नॉन जीरो मैट्रिक्स है उसका जो रैंक है वो कभी भी 0 नहीं होगा, सिर्फ जीरो मैट्रिक्स का रैंक 0 होता है, ठीक है। और भी काफ़ी चीज़ें हमने देख ली थी, जैसे अगर ए ट्रांसपोज का जो रैंक होता है वो हमारे रैंक ऑफ ए के इक्वल ही होता है, ठीक है जी। डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो नॉट इक्वल टू 0 अगर होगा, इसका मतलब वो कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, यानी कि वो वैनिश नहीं होती है, देन उस केस में उसका जो n होगा वही उसके आर के इक्वल होगा, ठीक है जी। ये काफ़ी सारी चीज़ें हमने देख ली है। एक और चीज़ हम देख लेते हैं कि मान लीजिए हमारे पास कोई 2 मैट्रिसेस है ए एंड बी, ठीक है, वो एडिशन में है और उनका जो रैंक है वो इनके रैंक के इंडिविजुअल रैंक्स के एडिशन के, मान लीजिए इसकी रैंक और इसकी रैंक, ठीक है, इनके एडिशन से छोटा ही होगा या फिर इक्वल हो सकता है, ठीक है जी। अगर मल्टीप्लाई में मान लीजिए रो ए एंड बी मल्टीप्लाई में तो इसकी रैंक लेस देन होगी एनी ऑफ द मिनिमम ऑफ रो ए कोमा रो बी, यानी ए या बी की रैंक में से जो भी मिनिमम होगा उससे ये हमेशा लेस देन इक्वल टू हो सकती है, ठीक है जी। तो ये चीज़ें हमने कर ली हैं। तो रैंक का जो हमारा पोर्शन था वो कंप्लीट हो गया, ठीक है जी। चलिए अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है जी हमारा। चलिए रैंक हमारा ऑलमोस्ट सारा कंप्लीट हो चुका है, रैंक के लिए सारे मेथड्स हमने कर लिए हैं जी, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं आगे। सो नेक्स्ट है जी लीनियर इक्वेशंस के बारे में हमने पढ़ा था पहले भी बेसिकली, जिसपे हमने लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के मेथड्स जाने थे। यहाँ पर भी हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे हमारे रैंक मेथड से, क्योंकि अभी अभी हमने रैंक्स निकालना सीखा है ऑल 4-5 मेथड से, एक्लन फॉर्म मेथड और सिंपल फॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। सो बहुत सारे 3-4 मेथड्स हमने देखे। सो अब हम देखते हैं जी लीनियर इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए लीनियर इक्वेशन जो हमारी होती है बेसिकली 2 टाइप्स की होती है, नॉन होमोजीनस एंड होमोजीनस। तो एक एक करके उठाते हैं जी। सबसे पहले हम लेते हैं जी नॉन होमोजीनस हमारी इक्वेशंस का सेट लेते हैं। सो हमने लिया है सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ठीक है जी। इन्हें हमने सबसे पहले ए मैट्रिक्स जिसमें हमने A1 A2 B1 B2 को रख दिया है, बी मैट्रिक्स में हमने C1 C2 को और x हमारे जो वेरिएबल्स हैं उनको रख दिया। सो बेसिकली हमारी ये इक्वेशन हमारे यहाँ पर बन जाती है जी Ax = B, ठीक है जी। सो अब हम देखते हैं कि कैसे हम यहाँ पर सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कैसे हमें पता चलेंगे। बेसिकली रो जो हमारी रैंक मेथड है, ठीक है जी। सो रैंक के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, बेसिकली सी हमारे पास एक तो है जी ए मैट्रिक्स, तो हमने सबसे पहले चेक करना होता है जी ए
जो हमारी मैट्रिक्स है उसकी रैंक। एक तो हमने रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इसकी चेक कर ली, और साथ ही हमें चेक करना होता है जी रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए रेशो बी। ठीक है जी। अब इसका मतलब यह है कि जैसे आपने सबसे पहले ए के एलिमेंट्स को लिख लेना है, ठीक है जी, और साथ ही आपने बी के एलिमेंट्स को भी यहाँ पर लिख देना है। ठीक है जी। तो ये हमारा इसका मतलब है जी, इसे हम लिखते हैं ए रेशो बी। ठीक है जी। सो इन दोनों का रैंक हम फाइंड आउट करेंगे। अगर इन दोनों का रैंक इक्वल आता है, अब दो केस बन सकते हैं जी यहाँ पर, इन दोनों का रैंक या तो इक्वल आ सकता है या फिर इक्वल नहीं होगा। ठीक है। अगर रैंक हमारा इक्वल आ जाता है, ठीक है जी, तो फर्दर टू केसेस बनते हैं। अगर हमारा इक्वल नहीं आता है, इक्वल नहीं है, दैट मीन्स वहाँ पर कोई भी सोल्यूशन हमारा नहीं होगा, यानी नो सोल्यूशन होगा। ठीक है जी। व्हाट इफ अगर वो इक्वल आ जाता है, अगर इक्वल आ जाता है तो हमारे पास दो केसेस बनते हैं। या तो हमारी ए जो है वो सिंगुलर हो सकती है, या फिर हमारी जो ए है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो सकती है। अगर वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है देन हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन आएगा जी। ठीक है। एंड अगर वो सिंगुलर है देन हमारे पास सॉल्यूशन आएगा जी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है। सो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू कि हमने बेसिकली सबसे पहले क्या चेक करना है। सबसे पहले हमने रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ ए रेशो बी ये चेक कर रहे हैं। अगर ये दोनों इक्वल आते हैं या फिर ये दोनों नॉट इक्वल आते हैं। अगर नॉट इक्वल है देन हम सीधा लिख देंगे जी हमारे पास कोई भी सॉल्यूशंस नहीं है, नो सॉल्यूशन। अगर इक्वल आते हैं तो हमने चेक करना है कि वो मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। अगर वो नॉन सिंगुलर है तो हमारे सॉल्यूशंस यूनिक हो जाएंगे। अगर वो नॉन सिंगुलर है, सॉरी वो सिंगुलर है, तो हमारे इनफाइनाइट मैनी हो जाएंगे। फिर से एक बार इन सब चीज़ों को कंक्लूड कर लेते हैं, और इसमें देखिएगा यहाँ पे सिंपली क्या हो जाएगा जी, देखिए फिर से देख लेते हैं एक बार। हमने निकालना है जी रो ऑफ ए एंड रो ऑफ ए रेशो बी। ठीक है जी। अब इन्हें चेक करना है कि ये इक्वल है या नहीं है। ठीक है। या तो ये इक्वल नहीं होंगे या फिर ये इक्वल होंगे। अगर इक्वल नहीं है, ठीक है जी, अगर ये दोनों इक्वल नहीं है देन तो हम लिख देंगे जी हमारे पास नो सॉल्यूशन होगा, इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। एंड अगर ये इक्वल है तो हम चेक करेंगे कि हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 है या डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 नहीं है। ठीक है। अगर ये इक्वल टू 0 है यानी कि मैट्रिक्स हमारी सिंगुलर है, सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो हम कहेंगे जी हमारे पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आए हैं। ठीक है जी। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 तो हम लिखेंगे यहाँ पर हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है जी। तो ये हमारा सिंपली रैंक मेथड रहता है, या इसी को हम बेसिकली थोड़ा सा मॉडिफाइड वे में अगर समझे, ठीक है जी, तो ये हमारा सिंपली कैसा रहेगा, जहाँ पे हम अभी यहाँ पर मोड ऑफ ए देख रहे हैं, सॉरी जो हमने डिटर्मिनेंट ऑफ देखा, यहाँ पर हम नंबर ऑफ वेरिएबल्स भी चेक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए रो ऑफ ए यानी कि रैंक ऑफ ए, ये हमारी मान लीजिए कि रैंक ऑफ ए रेशो बी जो हम चेक कर रहे हैं, यानी इसी का अल्टरनेट मेथड है ये। ठीक है। या तो आप लास्ट में डिटर्मिनेंट चेक करें, या फिर दूसरा मेथड क्या है जी, अगर आप इन दोनों की देखिए, अगर ये इक्वल नहीं आते हैं फिर तो हमारा सिंपल सा है कि नो सॉल्यूशन होगा, कोई बात नहीं। अगर ये इक्वल आ जाते हैं, अगर ये इक्वल आ जाते हैं देन हम चेक करते हैं जी नंबर ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है जी, नंबर ऑफ वेरिएबल्स। अब हमें पता है नंबर ऑफ वेरिएबल्स यानी कि जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स है हमारे इक्वेशन में, ठीक है, वो भी देखिए रो ऑफ ए इक्वल हो जाती है ए रेशो बी के, और नंबर ऑफ वेरिएबल भी इसके अगर इक्वल हो जाते हैं, इन्हें हम नंबर ऑफ वेरिएबल्स को एन से शो कर रहे हैं एक बार। ठीक है जी, नंबर ऑफ वेरिएबल्स को एन से शो कर रहे हैं, तो अगर ये तीनों चीज़ें इक्वल हो जाती हैं फिर तो हम कहेंगे जी हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है जी। अगर क्योंकि ये दोनों तो इक्वल हैं ही, ठीक है, दोनों की रैंक तो इक्वल आई है, क्योंकि इक्वल वाला केस ही हम फर्दर डिवाइड कर रहे हैं। नॉट इक्वल टू में तो आएगा ही वैसे भी नो सॉल्यूशन। इक्वल आ जाती है देन हम दो केस बना रहे हैं कि नंबर ऑफ वेरिएबल चेक करो, अगर नंबर ऑफ वेरिएबल भी इन दोनों के इक्वल है तो हमारा यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर नंबर ऑफ वेरिएबल इन दोनों के इक्वल नहीं है देन हमारा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो जाता है। अब नंबर ऑफ वेरिएबल देख लें या फिर यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए चेक कर लें, दोनों में दोनों ही मेथड्स हमारे चल सकते हैं। ठीक है जी। अब अगर क्लियर नहीं हुआ तो एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। ठीक है जी। चलिए, तो ये मेथड हमने देखा अभी तक। ठीक है। सबसे पहले हम रैंक ऑफ ए निकालते हैं, रैंक ऑफ ए भी निकालते हैं, और फिर हम चेक करते हैं जी वो इक्वल है या नहीं है। अगर वो इक्वल है, अगर वो इक्वल नहीं है देन तो हमारा नो सॉल्यूशन हो जाएगा। इक्वल है तो फर्दर टू केसेस में उसको डिवाइड करते हैं। ओके। और फर्दर टू केसेस में डिवाइड करते हैं तो आप डिटर्मिनेंट चेक कर ले या फिर आप नंबर ऑफ वेरिएबल्स चेक कर ले। दोनों जो मेथड्स है हमने देख लिया। अब हम इसका एग्जाम्पल लेके इसको चेक करते हैं। सो बेसिक सा एक नॉर्मल सा हम एग्जाम्पल लेते हैं जी। अब देखिए बेसिकली क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है जी हमारा x + 2y = 7
-3x -6y इक्वल्स टू 21। मान लीजिए हमारी सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। अब इसमें हमारी ए मैट्रिक्स जो आएगी वो क्या आएगी जी, ये आएगी जी 1 2 -3 -6। बी हमारी क्या आ जाएगी जी, बी हमारी आएगी 7 एंड 21। और जो हमारी एक्स आएगी, एक्स हमारी आ जाएगी जी एक्स एंड वाई। ठीक है, ऐसा आ जाएगा। अब देखिए सिंपली रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए ये हमने चेक करनी है। रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए अगर हमें चेक करनी है तो सिंपली हम सबसे पहले देखते हैं जी क्या ये वैनिश होता है। रैंक के लिए हम सिंपली इसका डिटर्मिनेंट करेंगे। जैसे ही हम डिटर्मिनेंट करते हैं तो डिटर्मिनेंट में हम देखेंगे ये हो जाएगा जी -6 और ये आ जाएगा +6 विच इज़ इक्वल टू 0, यानी कि ये वैनिश हो जाता है। यानी 2/2 की मैट्रिक्स का इसका रैंक तो 2 नहीं होगा। अब हम लेते हैं जी कोई भी माइनर, तो माइनर इसके वैनिश नहीं होते हैं क्योंकि सिंगल एलिमेंट है तो वैनिश होंगे भी कैसे। ठीक है, चलिए तो इसके माइनस वैनिश नहीं होते हैं, दैट मीन्स इसकी रैंक हमारे पास आ जाती है जी 1। तो इस ए मैट्रिक्स की रैंक सबसे पहले तो हमारे पास आ जाती है जी 1। ठीक है, अब देखते हैं जी हम रैंक ऑफ ए रेशो बी इस टाइप से। ठीक है, ये मैट्रिक्स हमारे पास बनती है जी 1 2 -3 -6 और यहाँ पे हम लेते हैं 7 एंड 21। जैसे ही हम ये लेते हैं, ठीक है, अब इसमें हमें पता है कि माइनर्स हमें लेने होंगे 2/2 के। ठीक है, 2/2 के माइनर्स लेने होंगे तो पहला माइनर तो हमारा वैनिश हो जाएगा, हमने जैसा देखा अभी। ठीक है, और दूसरा जो माइनर है वो भी हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो दूसरा माइनर हम चेक करेंगे तो ये हो जाएगा जी 7 6 जा, ये हो जाएगा जी -42 और ये हो जाएगा जी हमारा माइनस, ये भी 42 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो वैनिश नहीं हो रहा। ठीक है, ये वैनिश नहीं हो रहा विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो इसकी रैंक तो हमारी 2 हो जाएगी। तो रैंक ऑफ दिस वन इज़ 2। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ये दोनों इक्वल नहीं है, यही हमने पहले चेक करना था। अगर इक्वल नहीं है तो हमारा सिंपल सा है कि इसका नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो बेसिकली इसका क्या होगा जी, नो सॉल्यूशन। अगर इक्वल आते तो हम चेक कर लेते इसका जो है डिटर्मिनेंट हमारा 0 है। अगर मान लीजिए ये इक्वल आ जाते दोनों और इसका डिटर्मिनेंट यहाँ पर 0 है, दैट मीन्स यहाँ पर जब डिटर्मिनेंट हमारा 0 होता है, ठीक है जी, तो उस केस में हमारे पास इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस हो जाते हैं। तो एक एग्जांपल हमने कर लिया। व्हाट इफ़ यहाँ पर होमोजीनस इक्वेशन होती। देखिए यहाँ पर होमोजीनस इक्वेशन और नॉन होमोजीनस में क्या होता है, बेसिकली जो हमारे पास यहाँ पर हम देख रहे थे कि इक्वेशंस हमारे पास बेसिकली 2 टाइप्स की होती हैं। ठीक है जी, तो होमोजीनस इक्वेशन, नॉन होमोजीनस में हमारे पास ये कांस्टेंट टर्म्स कुछ ना कुछ होती है। जो हमारी होमोजीनस इक्वेशन है इसके अंदर ये वाली टर्म्स दोनों 0 हो जाती हैं। ठीक है, तो होमोजीनस नॉन होमोजीनस का देख लिया, होमोजीनस का भी हम देख लेते हैं जहाँ पे ये आगे वाली जो टर्म्स है कांस्टेंट टर्म्स, ये हमारी कैसी होती हैं जी, 0 होती हैं। ठीक है, तो ये होमोजीनस इक्वेशंस हम देखते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, सो बेसिकली देखिए हमारे पास a1x प्लस b1y इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y विच इज़ इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमारे पास होमोजीनस इक्वेशन है। इसके लिए हमारे पास जो ए मैट्रिक्स बनेगी ये हमारे पास बनेगी जी a1, माफ़ कीजिएगा, चलिए तो ये हो जाएगी a1 a2 और ये हमारी, सॉरी पहले वाला मेथड ही सही था। ओके, a1 a2 क्योंकि कॉलम में एडजस्ट करना होता है, a1 a2 b1 b2। ठीक है जी, और b हमारी बन जाएगी जी, b हमारी बन जाएगी 0 एंड 0 एंड x हमारी बन जाएगी जी x एंड y, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा आप देखिएगा, साइड में लेके चलते हैं इसको, इधर भी हमने काफ़ी कुछ सॉल्व करके रखा हुआ है, चलिए ऐसे करते हैं। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पर देखें कि जैसे ही हम ए मैट्रिक्स तो हमारी हो गई जी ये वाली, ए मैट्रिक्स तो हमारी ये हो गई। अगर हम जब रैंक देख रहे होंगे इसकी तो ये मैट्रिक्स हमारी हो जाएगी जी a1 a2 b1 b2 और इसमें जो c1 c2 है वो भी लिखना होता है। अब ये तो 0 है, b वाले एलिमेंट्स तो 0 हैं। तो देखिए अगर हम क्या करते हैं, रैंक देखते हैं। ठीक है, जब हम रैंक देखेंगे तो ए की रैंक और इसकी रैंक इक्वल ही आएगी क्योंकि ये वाली रो तो जो हमारा थर्ड कॉलम है वो तो हमारा 0 ही है। ठीक है, और कोई भी हम मेथड देखते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड या एक्लन मेथड देखते हैं, तो उसमें जो भी हमारा कॉलम या जो भी हमारी रो 0 होती है तो वो तो कंक्लूड ही नहीं होती रैंक में। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पर ए और ए रेशो बी ये दोनों सेम ही हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका जो रैंक है वो हमारे पास ऑलवेज इसके रैंक के इक्वल ही आने वाला है। और जब ये है तो नॉट इक्वल वाला केस आएगा ही नहीं। और नॉट इक्वल वाले केस में क्या होता है जी, जब दोनों की रैंक्स इक्वल नहीं होती तो हमारे पास नो सॉल्यूशन होता है, तो नो सॉल्यूशन वाला केस इसमें बनेगा ही नहीं। ठीक है जी, अब नो सॉल्यूशन वाला केस नहीं बनेगा, सिर्फ इक्वल वाला केस बनेगा। इक्वल में या तो यूनिक सॉल्यूशन होते हैं या फिर इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है जी, यानी कि यहाँ पर देखिएगा हमारे पास ऑलवेज एंड ऑलवेज रैंक ऑफ ए इक्वल ही होगी किसके, रैंक ऑफ
A/B इसके इक्वल ही होने वाली हैं, ठीक है। जैसे ये इक्वल होंगी तो इक्वल में हम चेक करते हैं, दो चीज़ें चेक करते हैं, या तो हम डिटर्मिनेंट चेक करते हैं ए का, या फिर बेसिकली हम नंबर ऑफ वेरिएबल्स चेक कर सकते हैं जी, ठीक है। नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं हमारी सिस्टम ऑफ इक्वेशन में, 3 वेरिएबल्स हैं या 2 वेरिएबल्स हैं, ठीक है जी। नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है, या तो हम मॉड चेक करते हैं। अब ये नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन दोनों के इक्वल आ जाएं, ठीक है जी, या तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स इक्वल होंगे, ठीक है, या नंबर ऑफ वेरिएबल्स नॉट इक्वल होंगे जी, ठीक है। नंबर ऑफ वेरिएबल्स इक्वल होंगे या नंबर ऑफ वेरिएबल्स नॉट इक्वल होंगे, ठीक है। और मॉड में देखें, डिटर्मिनेंट में देखें तो वो 0 हो सकते हैं या फिर नॉट इक्वल टू 0 हो सकती है। तो इससे इसके अकॉर्डिंग यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं। बेसिकली देखिए कितना लंबा हमारा एग्जाम्पल है ये, ठीक है। अब जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो क्या हम वहाँ पर ज़रूरी है कि रैंक्स वाला मेथड लगाएंगे या ज़रूरी है कि कोई भी मेथड डिटर्मिनेंट मेथड लगाएंगे? सिंपल सी बात है, या इन्वर्स वाला मेथड लगाएंगे। तो हम यहाँ पर वही मेथड लगाएंगे जो हमने क्लास 10th में देखा था, ठीक है। सिंपली हम जो है जब भी हमें चेक करना होता है, क्लास 10th वाला मेथड भी हम देख लेते हैं। क्लास 10th में हमने देखा था, सिंपल मेथड होता है हमारा कि हमारी जो वेरिएबल्स है A1/A2 और जो B1/B2 एंड C1/C2, ठीक है जी। अगर ये तीनों के तीनों इक्वल होते हैं, ठीक है, अगर ये तीनों के तीनों इक्वल होते हैं दैट मीन्स हमारे पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आते हैं, ठीक है। अगर तीनों के तीनों इक्वल हैं तो हमारे पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आते हैं। अगर यहाँ पर कांस्टेंट वाली टर्म C1 C2 जो है वो इक्वल नहीं है तो हमारे पास आते जी नो सॉल्यूशंस, ठीक है। अगर पहला ही इक्वल नहीं है तो आगे वाला चेक ही नहीं करना होता और यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन हमारा आ जाता है, ठीक है। तो ये 10th वाला मेथड है जो हम यूज़ करते हैं बेसिकली इक्वेशंस को सॉल्व करने में, ठीक है जी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर के अंदर बचा है जी आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स, ठीक है। तो वो हम करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।